मित्रों नमस्कार। नेपाल में जो घटनाक्रम घटित हुआ वह बहुत ही अफसोसजनक है। पिछले 2 दिनों से नेपाल से जो तस्वीरें आ रही हैं वो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लोगों के लिए भयाक्रांत करने वाली हैं। अब तक कुल 24 आंदोलनकारियों की गोली मारने से मृत्यु हो चुकी है। आंदोलनकारियों ने दर्जनों पुलिसकर्मियों को पीट पीट कर मार डाला। भीड़ ने काठमांडू स्थित राष्ट्रपति आवास, संसद भवन, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री आवास, कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यालय, नेपाली कांग्रेस के मुख्यालय सहित कई मंत्रियों के घरों को आग लगा दिया। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, पुष्प कमल दहल, झलनाथ खनाल व बाबूराम भट्टाराय के घर फूंक डाले गए। पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल की पत्नी राजलक्ष्मी खनाल को भीड़ ने जिंदा जला डाला, जिससे उनकी मौत हो गई। भीड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, नेपाल के डिप्टी प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री वीपी पौडेल, नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, जिसे नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने तुरंत स्वीकार भी कर लिया। वर्तमान में नेपाल अराजकता के दौर से गुजर रहा है। पूरा देश सेना के भरोसे है। औद्योगिक प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल, बैंक लोगों के द्वारा लूटे जा रहे हैं। महज 2 दिनों में आंदोलन का चेहरा बदल गया है। आंदोलन जिसकी शुरुआत जेनजी ने की थी, जिसका चेहरा भोले भाले स्कूली छात्र छात्राएं थे, वो आंदोलन आज हथियारबंद उपद्रवियों द्वारा हाईजैक कर लिया गया है। यह संपूर्ण घटनाक्रम अत्यंत भयभीत करने वाला है। सोचने वाली बात यह है कि ऐसी परिस्थितियां नेपाल में निर्मित कैसे हुई। क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया बैन का परिणाम है या सोशल मीडिया बैन ने सिर्फ एक ट्रिगर पॉइंट का काम किया? क्या ऐसी परिस्थितियां सिर्फ सोशल मीडिया बैन का परिणाम है या इसके पीछे कई और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारक उत्तरदायी हैं? इसके पीछे कई थ्योरीज सोशल मीडिया पर चल रही हैं। उनमें डीप स्टेट, अमेरिका और चीन, कई बार तो भारत को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन एक स्वतंत्र विश्लेषक के तौर पर मेरा ऐसा मानना है कि जो भी थ्योरीज हैं उनमें दम नहीं है। वो मात्र नैरेटिव से ज्यादा कुछ भी नहीं है। यह सच्चाई को नजरअंदाज करने के लिए बनाई जा रही हैं। ऐसा हो सकता है कि बाहरी ताकतों ने आग में घी का काम किया हो, लेकिन उनकी शायद ही कोई प्रत्यक्ष भूमिका रही हो। कुछ विश्लेषक इस संपूर्ण घटनाक्रम को बांग्लादेश से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि बांग्लादेश में सारा विरोध सिर्फ तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी पार्टी बांग्लादेश आवामी लीग से था। इससे अवसरवादियों ने हिंदुओं को भी निशाना बनाया, जो कि अक्सर अराजकता की स्थिति में होता है। लेकिन नेपाल में स्थिति बिल्कुल अलग है। वहां आंदोलनकारियों ने सभी पार्टी के नेताओं को निशाना बनाया। किसी भी राजनीतिक दल के साथ, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया गया, चाहे वह सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। शायद नेपाल में जैसी आग लगी वह केवल और केवल वहां की घटिया राजनीति की देन है। 2008 में जब नेपाल ने राजशाही को हटाकर लोकतंत्र की बहाली की, तो लोगों को लगा कि शायद अब उनकी समस्याएं दूर हो जाएंगी, शायद अब उनकी स्थिति में सुधार होने वाला है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक राजशाही को हटाकर वो लोग दूसरी राजशाही स्थापित करने जा रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर देश में भ्रष्टाचार का नंगा नाच किया। नेपाल में बेरोजगारी बढ़ी, नेपाल में गरीबी बढ़ी, नेपाल का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया। लेकिन राजनेताओं को इस बात की कोई परवाह नहीं थी, राजनेताओं को इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि लोगों के अंदर गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा है। वो तो अपनी जेब भरने में लगे हुए थे और उनका साथ दिया उच्च अधिकारियों ने, नौकरशाहों ने।
उच्च अधिकारियों और नौकरशाहों ने भी भ्रष्टाचार की बहती गंगा में अपना हाथ धोया। इस मामले में वो भी पीछे नहीं रहे। पुलिस प्रशासन ने हमेशा राजनेताओं और उच्च अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामलों में संरक्षण प्रदान किया। आम जनता की एफआईआर तक नहीं लिखी जाती थी, कहीं आम जनता की कोई सुनवाई नहीं थी। ऐसे में लोगों का सहारा सिर्फ न्यायपालिका रह गया था। न्यायपालिका ने भी अपने ऊटपटांग निर्णयों से जनता को निराश किया। इसका सबसे ताजा उदाहरण है कि जब सरकार ने सोशल मीडिया को बैन किया और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, तो अदालत ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया। संक्षेप में कहें तो जनता एक लंबे समय से स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रही है। सोशल मीडिया बैन तो सिर्फ एक ट्रिगर पॉइंट बन गया। युवाओं के प्रतिरोध को दबाने के लिए सरकार ने बंदूक का सहारा लिया, लेकिन सरकार को क्या पता था कि इससे स्थिति और बिगड़ जाएगी। आज पूरा नेपाल जल रहा है। पूरी दुनिया की राजनीति को, पूरी दुनिया के राजनेताओं को यह समझना चाहिए कि जनता ने आपको जनता की सेवा के लिए नियुक्त किया है। सिर्फ जनता के सेवक हैं, जनता के मालिक नहीं। जनता ने आपको पूरे देश को गिरवी रख देने का हक प्रदान नहीं किया है। जनता ने आपको इसलिए नियुक्त किया है जिससे आप जनता की भलाई के लिए काम कर सकें। आप जनता के सब्र का इम्तिहान उस स्तर तक ना लें, उस हद तक ना लें कि ये उल्टा आपके गले की ही हड्डी बन जाए, जो बाद में ना उगलते बने ना निगलते बने। नेपाल में जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही अफसोसजनक है। चाहे वो सरकार की तरफ से किया गया, चाहे वो आंदोलनकारियों की तरफ से किया गया, अंततः आज पूरा नेपाल जल रहा है। वहां के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को आग लगाया गया है। ऐसी स्थिति में नेपाल को अब भविष्य में इसी स्तर तक पहुंचने के लिए कम से कम 10 साल लगेंगे। इसके लिए जनता का ही गाढ़ी कमाई का बहुत सारा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्च किया जाएगा, जो जनता ने स्वयं अपने हाथों से जलाया है। लेकिन जब पानी नाक के ऊपर पहुंच जाता है तो फिर कुछ समझ में नहीं आता। ऐसी स्थितियां थी कि महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से कहा था कि अब करो या मरो, हमारे पास अब कोई दूसरा चारा नहीं है, डू और डाई। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि नेपाल में जल्द ही शांति बहाली होगी, क्योंकि एक शांत पड़ोस ही हमारे लिए भी हितकर हो सकता है, हमारे लिए भी हेल्दी हो सकता है। अगर हमारा पड़ोस जल रहा हो, जो कि पहले से ही चारों तरफ आग लगी हुई है, चाहे बांग्लादेश की बात करें, चाहे श्रीलंका की बात करें, चाहे अफगानिस्तान की बात करें, चाहे पाकिस्तान की बात करें, हर जगह आग लगी हुई है। ऐसे में हम अपने पड़ोस में एक नया मोर्चा और नहीं खोलना चाहते हैं। भारत और नेपाल के रिश्ते हमेशा से ही बहुत अच्छे रहे हैं। ये रिश्ते न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रिश्ते भी हैं। हमने बहुत सारे सांस्कृतिक धरोहरों को दोनों देशों के बीच साझा किया है। तो मित्रों, इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है, ये कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें। इस सेशन को यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।